क्या देश में सड़क, नाली, खरंजा मांगने के लिए मुकदमा दिया जाता है? क्या देश में बाढ़ पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए इनकाउंटर किया जाता है? क्या देश में समाज सेवी को आतंकवादी समझकर उसको मुठभेड़ में इनकाउंटर कर दिया जाता है और उपचार के दौरान उसकी मौत हो जाती है? ऐसा ही एक प्रकरण हमारे भारत देश में बिहार से सामने आया। मात्र 26 से 28 साल का लड़का भरत तिवारी, जो सामाजिक मुद्दों को उठाता था, जनहित के मुद्दों को उठाता था, और उसने 17 जून को वही किया, सामाजिक मुद्दों को उठाया। लेकिन बिहार पुलिस ने उस युवक को, उस नौजवान को एनकाउंटर के दौरान गोली मारी। पुलिस का अलग बयान है, राजनीतिक दृष्टि से इस मामले को अलग तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन अगर हम कानून की बात करें, विधि की बात करें, तो ये पूरा मामला क्या है, कैसा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। भरत तिवारी आतंकवादी था या फिर भगत सिंह था? तो इस पूरी घटना को हम समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिवानी कुलश्रेष्ठ, जो कि हाई कोर्ट की अधिवक्ता हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं इस पूरे मामले पर। वो हमें विस्तार से समझाएंगी क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त। बहुत बहुत स्वागत है शिवानी जी। इससे पहले भी हम लोग ने कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा की है, और अब ये जो मुद्दा है वो एक युवक से जुड़ा है, एक नौजवान से जुड़ा है। वो नौजवान जो स्थानीय समस्याओं को उठाता था, उसके बाद उसने अपने आप को आत्मसमर्पण किया, पुलिस के सामने सरेंडर किया। उसके बाद पुलिस ने उसको फिर भी मौका ना देकर उसको इनकाउंटर किया, और उसकी उपचार के दौरान दुखद मौत हुई। इस दौरान तमाम राजनीतिक बयानबाजी भी हुई है, पुलिस की तरफ से भी अपना एक पक्ष आया है। लेकिन मैं विधि का ज्ञान रखने वाले ज्ञानी से पूछना चाहती हूँ कि आखिर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भरत तिवारी भगत सिंह या फिर आतंकवादी? देखिए, भरत तिवारी जो है भगत सिंह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो जो है भोजपुर जिले के जवनिया गांव में जितने भी बाढ़ के द्वारा विस्थापित परिवार थे उनको बसाने का कार्य कर रहे थे। वो जनहित का कार्य कर रहे थे, सोशल एक्टिविज्म कर रहे थे। और फिर जब वो जिस बहादुरी से लड़े, क्या वो देखिए लिटरेट थे, ठीक है, बीएससी के छात्र रहे थे, ठीक है, और समय समय पर उन्होंने जो है सक्रिय रूप से समाज सेवा की, लोगों की दुखों को उठाया, उनके मौलिक अधिकारों को उठाया उन्होंने। लेकिन जब वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए प्रशासन से, शासन के क्रियाकलाप से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, तब उन्होंने बंदूक उठा ली। और जिस तरह से भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, सिर्फ इस सोच के साथ कि हम अंग्रेजों को, जो गूंगी बहरी अंग्रेजों की सरकार है, उसको सुनाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, ठीक है। इसी तरह से भरत तिवारी ने भी बंदूक उठाई सिर्फ इसलिए कि आप या तो है ना हम गोली खाएंगे या हम गोली मारेंगे। वो सिर्फ जो है फ्रस्ट्रेट होके डरवा रहे थे ताकि उनकी बात सुनी जाए। वो कोई आतंकवादी नहीं थे, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, ना ही उनकी समाचार पत्रों में ऐसा बताया गया है कि उनके ऊपर पूर्व में कोई अपराध हो। वो कोई हिस्ट्री सीटर नहीं थे, वो जनहित का कार्य कर रहे थे। इसलिए लोगों ने उनको भगत सिंह से उनकी तुलना करना शुरू कर दिया, उनकी बहादुरी को देख के, उनके देश प्रेम को देख के, उनके त्याग को देखकर। अच्छा, ये जो इनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया गया, आप इसको किस दृष्टि से देखती हैं, किस नजरिए से देखती हैं? ये जो एनकाउंटर है ये एकदम से गलत है, ये रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है, ठीक है। ये एनकाउंटर इसलिए गलत है क्योंकि देखिए एनकाउंटर कभी भी वैधानिक नहीं होता है। आईपीसी के सेक्शन 96 से लेके 106 तक, 106 तक जो प्रावधान दे रखे हैं कि प्राइवेट डिफेंस में आप गोली चला सकते हैं जब आपको अपनी मृत्यु की युक्त आशंका होती है, तब आप गोली चला सकते हैं। ये जो पूरी घटना मैंने भी लाइव देखा फेसबुक पर, और समाचार पत्रों से भी मुझे पता चला, जब उस व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया था तो पुलिस एनकाउंटर नहीं कर सकती थी। पुलिस का ये भी कहना था कि हमने आत्मरक्षा में इनकाउंटर किया, पुलिस पर फायरिंग की जा रही थी। पुलिस का अपना एक अलग ओपिनियन रहा। ये कैसे पता चलेगा कि पुलिस पर फायरिंग की जा रही थी? इसका क्या सबूत है? ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है। देखिए,
पुलिस है ना पैर में गोली मार सकती है, केवल उसको निष्क्रिय कर सकती है। वो मारने के, जान से मारने की दिशा में कदम नहीं उठा सकती। समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि बॉडी में 4 गोली लगी हैं, पैर में लगी और शायद एक कमर में लगी है। तो आपको 4 गोली मारने की आवश्यकता क्या है? ये तो सारे लोग जानते हैं, जीव विज्ञान जो पढ़ा है वो सब जानता है कि मनुष्य के शरीर में 5 से 5.5 लीटर खून होता है। आप इतनी ज्यादा अगर गोली मार देंगे तो खून बहने से ही मृत्यु हो जाएगी। पुलिस वहां पर गाड़ाबंदी कर रही थी 4 दिन से, वो वॉच कर रही थी इनको, भरत तिवारी को, ठीक है। और फिर उनको पता था कि यहाँ से हॉस्पिटल कितना दूर है, इसलिए सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मारा गया है ताकि उसको समय पर चिकित्सा न मिल सके। इस वजह से सारा बॉडी, इस मामले को जिस तरह से कह रही हैं कि सुनियोजित तरीके से प्री प्लानिंग करके, रणनीति तैयार करके, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि जो है बॉडी में से 4 गोली मिली हैं, ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, ठीक है। समाचार पत्रों से पता चला है कि 4 गोली हैं। 4 गोली क्यों? देखिए, जब उनकी तरफ से भी गोली चलाई जाएंगी तभी तो होगा ना। अब उसमें ये कहा गया है कि 8-10 राउंड फायर हुए हैं। अगर 8-10 राउंड फायर हुए हैं तो सिर्फ 2 खोखे क्यों मिले? वो और गोलियां क्यों नहीं मिली? जितने भी है ना, बाद में कारतूस मिलते हैं, गोली निकल जाती है, पीछे खोखा रह जाता है, तो वो क्यों नहीं मिले हैं? ठीक है। और वहां पे प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद थे, हमने और आपने भी वीडियो में देखा कि सरेंडर कर दिया गया है, बंदूक फेंक दी गई है। तो फिर कहां से मारा गया? और किसी और पुलिस वाले को गोली क्यों नहीं लगी अगर मारा गया? और आपने अगर पैर में अगर गोली मार दी जाएगी तो ऐसा कौन सा ही मैन है कि वो उसके बाद जो है सरवाइव कर सके? वो तो वैसे ही निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए ये फेक एनकाउंटर, और फेक एनकाउंटर भी सही शब्द नहीं, ये पूरी तरह से हत्या है। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी है, जैसे कि भरत तिवारी जो था वो कोई अपराधी नहीं था, वो कोई आरोपी नहीं था, जैसा आपने बताया उस पर किसी तरह का कोई क्राइम का मुकदमा या कोई एफआईआर भी नहीं थे। समाचार पत्रों में भी हमने देखा उसका कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं था। तो कसाब को मौका दिया गया, और ऐसे तमाम इनकाउंटर होते हैं जो निर्दोष लोगों के साथ पुलिस के द्वारा किए जाते हैं, मुठभेड़ होती है, तो फिर भरत तिवारी को मौका क्यों नहीं दिया गया? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें है ना एनकाउंटर के बारे में सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। गिरफ्तारी से जुड़े हुए दिशा निर्देश, अरनेश कुमार के मामले में जोगिंदर सिंह, DK वसु, सत्येंद्र कुमार अंटिल, ये इस तरह के मामले हैं जिसमें कि गिरफ्तारी कैसे होगी, कैसे है ना मेमो तैयार होगा, कैसे क्या होगा। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम न्याय करना, जस्टिस देना नहीं है। ठीक है। पहले ट्रायल, पहले आज हालात क्या है? आज हालात ये हैं कि पुलिस न्याय देने लगी है, और न्याय भी सही शब्द नहीं कहूंगी, पुलिस सजा देने लगी है। न्याय तो दूसरी चीज है। न्याय का मतलब होता है जिसका जो ड्यूज है उसको वो वापस कर दिया जाए। ये जो एनकाउंटर जो भरत तिवारी का हुआ, वो कानूनी दृष्टि से देखें कानूनी माना जाएगा? नहीं, मैंने अभी बताया ना, पीपल फॉर सिविल लिबर्टीज का केस है, कैसे कानूनी होगा? उसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, सारी चीज। कानूनी कैसे हो सकता है? उसको निष्क्रिय करना था, लेकिन उसको जो है आपने पूरी तरह से मार ही दिया। ये राइट आपको कहां से मिला? सवाल ये भी होता है कि जब भी कोई प्रकरण, कोई भी घटना, हादसा हो जाता है तो उसकी जांच होती है। तो हालांकि क्या मानते हैं आप, इस पर कानूनी जांच होनी चाहिए? इस पर सुप्रीम कोर्ट पहले से ही बोल चुके हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, पुलिस मुठभेड़ की जांच होनी चाहिए, पोस्टमार्टम जो है ऑन कैमरा होना चाहिए, परिजनों को सूचना देनी चाहिए। हालांकि कई पुलिसकर्मी तो इसमें सस्पेंड भी हुए हैं। हाँ, वो तो होंगे ही, लेकिन वो पब्लिक के दबाव में हुए हैं, और सस्पेंड नहीं होना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, और विधि के द्वारा स्थापित सम्यक प्रक्रिया के माध्यम से ही सजा होनी चाहिए। ये एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ जितनी भी हो रही है, ये सारी गलत हैं, ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। परिवार का भी बड़ा आरोप है, परिवार भी बड़े आरोप लगा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? परिवार तो आरोप सही लगा रही है। हमने और आपने, हम सब लोगों ने फेसबुक लाइव के माध्यम से देखा है चीजों को।
परिवार के साथ अन्याय हुआ है, उनका बच्चा चला गया, माँ के सामने ही बेटे की हत्या कर दी गई। क्या वाकई में भरत तिवारी का इतना बड़ा अपराध था? अगर हम इसे अपराध की ही दृष्टि से देखें, जैसे कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो केवल उसने हवाई फायरिंग की थी। आप आर्म्स एक्ट में मुकदमा फाइल करते, उसको पकड़ते, आर्म्स एक्ट में करते, वो जाता है, चाहे बेल कराए चाहे सजा हो, जो भी हो, वो एक अलग प्रक्रिया है। आपने तो मार ही दिया, जबकि उसके ऊपर इस तरह के संगीन आरोप नहीं थे। उसकी जो जिससे भी उसने फायरिंग किया था वो क्या लाइसेंसधारी थी, क्या था? ऐसा माना जा रहा है कि लाइसेंसधारी नहीं था। और मुझे तो नहीं पता, अवैध तमंचा हुआ ना। हाँ, अवैध तमंचा है। उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट आएगी कि क्या है ना, उससे इतनी सारी फायरिंग हो सकती है, जो 8-10 राउंड फायरिंग बताई जा रही है। देखिए, देसी कट्टा में तो शायद मेरे ख्याल से एक बार फायर होता है, उसकी नाल गर्म हो जाती है, या हद से 2 फायर हो सकते हैं। क्या वो ऑटोमेटिक गन थी? आखिर है ना, ये देसी कट्टा बनाने वाले या अवैध हथियार बनाने वाले लोगों का एनकाउंटर क्यों नहीं होता? तमाम सवाल उठ रहे हैं भरत तिवारी की मौत पर, पुलिस की कार्यशैली पर बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। और मैं आपसे जानना भी चाहती हूँ कि इस तरह के कई एनकाउंटर्स हुए हैं, तो इस पर पूरे इन एनकाउंटर्स पर पुलिस की जो कार्यशैली है वो आप कानून की दृष्टि से किस नजरिए से देखती हैं आज की डेट में, वर्तमान हालात में? देखिए, सीआरपीसी हो चाहे बीएनएसएस हो चाहे जो है भारत का संविधान हो, पुलिस को एनकाउंटर की पावर नहीं है। वो केवल आत्मरक्षा में गोली चला सकते हैं, वो आवश्यक बल का प्रयोग कर सकते हैं, वो इस तरह से नहीं कर सकते हैं। उन्हें विधि द्वारा स्थापित सम्यक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। एक आरोपी को अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में मौलिक अधिकार प्राप्त है। आप उसकी लाइफ और लिबर्टी से उसे इस तरह से वंचित नहीं कर सकते हैं। जितना अधिकार एक विक्टिम को है, उतना ही अधिकार एक आरोपी को है। ट्रायल कीजिए, उसके बाद कार्य कीजिए। इस वर्तमान में ज्यादातर पॉलिटिकल एनकाउंटर हो रहे हैं। ये जो है, जितने भी एनकाउंटर हैं वो गलत हैं एकदम। फिर आपको अदालतें बंद कर देनी चाहिए। अगर आपको ऐसे ही जस्टिस देना है तो आप अदालतें बंद कर दीजिए। क्यों आप जजों को तनख्वाह दे रहे हैं? आखिर आप भी तो है ना कहीं हत्यारे बन रहे हैं ना। आप मनमाने तरीके से जो है एनकाउंटर कर रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो एनकाउंटर है ये भ्रष्टाचार को दबाने के लिए नहीं हुआ? मुझे तो ऐसा लगता है, जो मेरी इंट्यूशन पावर कहती है सारे समस्त फैक्ट को देखने के बाद, कि जो एसडीएम वगैरह थे जिनके ऊपर ये दायित्व था कि वो गड्ढों को भरवाएं, उसकी मांग क्या थी कि आप जो है गड्ढों को भरवाइए जहां पर बाढ़ पीड़ित लोगों को बसाया गया है। ठीक है, वो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था। तो जो संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने ऐसा क्या किया था? आखिर वो क्यों नहीं भरवा रहे थे? कितना ठेका मिला था, कितना पैसा आवंटित हुआ था, वो सारी चीजें क्या थी जिसकी वो मांग कर रहे थे? उनकी मांग जायज नहीं थी। हो सकता है उनका तरीका गलत हो, लेकिन एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी क्या करेगा? अब उन्हें मानसिक विक्षिप्त कहा जा रहा है। मानसिक विक्षिप्त होना और निराश होना दोनों में अंतर है। मानसिक विक्षिप्त थे तब तो आप बिल्कुल ही गोली नहीं मार सकते, क्योंकि मानसिक जो कानून कहता है कि मानसिक विक्षिप्त द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध होता ही नहीं है, तब तो आप गोली मार ही नहीं सकते। और आप कैसे कह सकते हैं कि वो मानसिक विक्षिप्त था? क्या आपके पास कोई इस तरह का चिकित्सीय सबूत है? क्या डॉक्टर ने डिक्लेयर किया है? और मानसिक विक्षिप्त था तो आपने पागलखाने में भर्ती क्यों नहीं कराया? ये सारी चीजें जिनसे जनता बौखलाई हुई है, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अच्छा शिवानी जी, एक बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएं जो समाज में हो रही हैं, और इन सबको रोकने के लिए, इन सब पर नजर बनाने के लिए जो सिस्टम होता है, जो सरकार होती है, उसकी एक बड़ी भूमिका होती है। तो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका एक्शन जो है वो पहले कुछ अलग आया, बाद में कुछ अलग उनका बयान आया। उनका ये कहना था कि उन्होंने जो आदेश दिया है कि जो न्यायिक जांच है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस उनकी, कानून उनका, सिस्टम उनका। देखिए, सम्राट चौधरी का जो कंडक्ट है इस पूरे मामले में वो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। वो सूबे के सीएम हैं, ठीक है, और वो जो है कार्यपालिका के सबसे बड़े एक तरह से पब्लिक सर्वेंट हैं। तो सिस्टम उनके हाथ में है। वो जुडिशियल कार्य कैसे कर सकते हैं?
आखिर उनकी पुलिस जो है सजा देने कैसे निकल चुकी है। आप केवल गिरफ्तार कीजिए और उसके बाद जो है वहां पर पुलिस जो न्यायालय है उनके सामने ट्रायल को कंडक्ट कराइए। ठीक है, आपके पास अच्छे वकील हो, सरकारी वकील हो, जो युक्त संदेह से परे आरोपी के दोष को सिद्ध करें और विधि द्वारा स्थापित सम्यक प्रक्रिया के माध्यम से ही सजा दी जाए। लेकिन सम्राट चौधरी ने ये सब कार्य ना करके, मैंने भी सुना था कि उन्होंने कहा कि अगर हमारी पुलिस के ऊपर बंदूक तान दी जाएगी, तो इस तरह के उनके स्टेटमेंट आए जो कि एकदम गलत हैं। ठीक है, वो सारी चीजें गलत हैं। लेकिन बाद में उनका ये कहना है कि निष्पक्ष और न्यायिक जांच होनी चाहिए। जब है ना जनता के द्वारा दबाव पड़ा, हाँ। बिहार की जनता के द्वारा दबाव पड़ा, तब उन्होंने ऐसी चीजें कही हैं। अगर वो सही मुख्यमंत्री होते एग्जैक्टली तो वो जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके विरुद्ध तत्काल एक्शन लेते, सस्पेंड करते, उनके खिलाफ एफआईआर होती और तत्काल जो है उनकी अरेस्टिंग होती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा शिवानी जी, इसमें एक अलग हम राजनीतिक अगर मोड़ देखें तो जैसे आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उनका भी ये साफ तौर पर ये कहना है कि पुलिस जो है वो निर्दोषों की इनकाउंटर कर रही है, अपराधियों को नहीं पकड़ रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निर्दोष हैं कि अपराधी हैं ये तो कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा, लेकिन ये प्रिज्यूम करके चला जाता है कानून के द्वारा कि सामने वाला जो है वो निर्दोष है, निर्दोषता की उपधारणा की जाती है। अब एनकाउंटर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये एक अलग विषय है, लेकिन एनकाउंटर नहीं होने चाहिए। मैकेनिकल तरीके से मुठभेड़ें की जा रही हैं, वो गलत है। ये जो है ना एक जंगल राज्य पैदा करना है और रूल ऑफ लॉ का कोलैप्स हो जाना है, विधि के शासन का। अगर मैं कहूं जैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी एक बड़ा बयान आया और उन्होंने ये कहा है अपने बयान में है अपराधियों को आप साफ कीजिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन ये क्या तरीका है सजा दिलाने का? सजा दिलाने का हक तो कोर्ट का है ना कि पुलिस का। इस पर आप क्या कहेंगे? वो सही कह रहे हैं। देखिए, जुडिशियल कार्य जो है ये संविधान द्वारा ही दिया गया है कि विधायिका जो है वो कानून बनाएगी, कार्यपालिका कानून का पालन कराएगी। कानून का यदि कोई पालन नहीं करता है तो उसका ट्रायल किया जाएगा, सजा दी जाएगी, और ये कर्तव्य और अधिकार दोनों ही जुडिशरी का है। मानवाधिकार, इसमें मेरा यही कहना। समाज पर इस तरह की घटनाओं के हादसों से क्या असर पड़ता है? इससे जो है जंगल राज्य बनेगा और आंख के बदले आंख वाला कानून लागू होगा। अगर वो व्यक्ति हवा में फायरिंग कर रहा था, हवा में फायरिंग करना कानूनी अपराध तो है, ये बात तो सही है, लेकिन उसके अनुपात में क्या मौत की सजा दी जाएगी? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। जितना अपराध उसके अनुपात में उतनी सजा, और जुडिशरी के माध्यम से ही सजा दिया जाना। समाज को एक सभ्य समाज बनाने की तरफ अग्रसर होना है और राज्य की कल्याणकारी अवधारणा का स्थापित किया जाना है। जी, इस तरह की इनकाउंटर हमने उत्तर प्रदेश में भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। हालांकि इस पर विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो सपा सुप्रीमो, उनका भी लगातार बयानबाजी आती है कि जंगल राज बन रहा है, फेक इनकाउंटर हुए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? हाँ, मैंने भी है ना समाचार पत्र के माध्यम से सुना है, और मैं जो डिजिटल मीडिया है वहां देखती हूँ कि उत्तर प्रदेश में हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं। ये चीज गलत है। देखिए, एनकाउंटर जो है 100 में से 1000 में से 1 होता है। ठीक है, जैसे अतीक अहमद जैसे लोगों का एनकाउंटर होता है तो कानून की दृष्टि में वो भी गलत। एनकाउंटर नहीं हुआ था, उनकी तो खैर मर्डर हुए थे, लेकिन इस तरीके के तमाम जो बहुत बड़े बाहुबली लोग हैं, माफिया लोग हैं, उनके एनकाउंटर होते हैं, वो भी कानून में जस्टिफाई नहीं है। लेकिन अगर हम उन पर आंख बंद एक बार को कर भी लें, अगर ठीक है उस पर आंख बंद कर लें, तो जो आप आम पब्लिक के एनकाउंटर कर रहे हैं कोई आरोप लगने के बाद, तो क्या वो सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसे तो लोग हथियार पकड़ लेंगे, ऐसे तो हम अपने देश को, अपने समाज को जंगल राज की तरफ ले जाएंगे। हमारे देश में जो है एक तालिबानी कानून चलने लगेगा। सड़क पे फांसी क्यों नहीं दी जाती है बताइए? इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि हम अपने नागरिकों की मेंटल हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं, हम उनकी आपराधिक मनोप्रवृत्ति को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। और कोई भी है ना व्यक्ति जो होता है ना, वो हमारे देश की संस्कृति मानती है कि घृणा पाप से करो, पापी से मत करो। जेल का प्रावधान क्यों रखा गया है? क्योंकि हर मनुष्य जो है वो लॉ चाहता है कि वो प्रायश्चित करे और उसमें एक सुधार की गुंजाइश यदि बाकी है तो वो व्यक्ति सुधरे।
उसको सजा नहीं दी जाती, उसको सुधारने के लिए जेल में रखा जाता है, प्रायश्चित करने के लिए रखा जाता है। और प्रायश्चित करना हमारी संस्कृति का सबसे अभिन्न हिस्सा है। अच्छा, एक शिवानी जी, बड़ा सवाल ये भी है, मैं सोशल मीडिया पर भी पढ़ती हूँ, समाचार पत्रों में भी पढ़ती हूँ, रूल ऑफ लॉ क्या है? आखिर विधि का शासन क्या होता है? देखिए, ये जो डाइसी हैं उनका कॉन्सेप्ट है, ये उनकी थ्योरी है, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। मतलब कि जो शासन होगा वो कानून का होगा। इसमें दो चीजें हैं, एक तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। मतलब कि विधि के सामने सारे लोग समान हैं, किसी के साथ स्पेशल ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए इस तरह की कोई चीज आ रही है तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जाएगा, कोई भी चीज मनमानी नहीं होगी और रीजन जो है रिकॉर्ड किए जाएंगे। भरत तिवारी के मामले में रूल ऑफ लॉ कोलैप्स कर गया, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित सम्यक प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित सम्यक प्रक्रिया क्या है? इसका जवाब हमें सीआरपीसी में और बीएनएसएस में मिलता है, जो कि ये कहते हैं कि जो पुलिस है वो आवश्यक बल का प्रयोग करके गिरफ्तारी करे, साक्ष्यों का संकलन करे, लोगों के बयान ले, अपनी पूरी एक चार्जशीट लगाए, केस डायरी का निर्माण करे, उसके बाद जो है अदालत में अभियोजन चलाया जाए। और जो लोक अभियोजक है उनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो आरोपी का या अभियुक्त का युक्त संदेह से परे दोष साबित करें। और जो जुडिशरी है यानी जज हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, वो पुलिस द्वारा लाए गए साक्ष्यों पर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके साक्ष्यों का अवलोकन करें, उसका जो है विश्लेषण करें और विधि में जो उस संबंध में सजा दी गई है उसके कार्य के अनुपात में ही उसको सजा प्रदान की जाए। ये है पूरा विधि का शासन। सजा मत दीजिए, विधि को देने दीजिए। कोई सर्वोच्च नहीं है, विधि ही सर्वोच्च है। ये विधि के शासन की आत्मा है और विधि का शासन स्थापित रहे इसके लिए पूरा संविधान बनाया गया, सरकारें ही इस पर कार्य कर रही हैं। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि अब आगे आप विधि का ज्ञान रखते हैं, इस पर क्या होना चाहिए? क्या किस तरह से भरत तिवारी के परिवार को और भरत तिवारी को इंसाफ मिले? अगर मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाता या बना दिया जाए तो मैं तो इसमें तत्काल जो है न्याय प्रदान कर दूंगी। मैं नहीं जानती सम्राट चौधरी अभी तक न्याय देने में इतने असफल क्यों हैं, उनका सिस्टम जो है इतने लचर पचर तरीके से कार्य क्यों कर रहा है। उनको जो है वैसे तो अभी जब जनता का दबाव पड़ा, महापंचायत जैसी चीजें सामने आई, तब ये चीज हुआ कि जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके विरुद्ध एफआईआर लिखी गई। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो एफआईआर हो, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी हो और न्यायपूर्ण तरीके से ट्रायल हो और दोषियों को जो है सजा होनी चाहिए, जो भी प्रिस्क्राइब सजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था, हालांकि ये मुद्दा उत्तर प्रदेश का नहीं था, ये मुद्दा बिहार का था और कहीं ना कहीं इस तरह की लगातार घटनाएं जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। और अफसोस की बात ये है कि सड़क नाली खरंजे के लिए अब तक तो मुकदमे लगाए जाते थे, लेकिन अब चाहे वो यूपी की पुलिस हो चाहे वो बिहार की पुलिस हो, अब लोगों के, समाज सेवियों के इनकाउंटर करती है। चूंकि भरत जो थे वो समाज सेवी थे, उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को उठाने का काम किया था, बाढ़ पीड़ितों को के पुनर्वास के लिए मुद्दा उठा रहे थे और पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया। हालांकि वो दोषी थे तो उनको सजा देने का पुलिस का कोई हक नहीं है, अदालतों का हक है किसी को सजा देने का, जांच पड़ताल और उनके सबूतों के आधार पर। लेकिन पुलिस जो थी उनको जेल भी भेज सकती थी अगर वो गलत थे या पुलिस के पर उन्होंने फायरिंग की थी, लेकिन पुलिस ने कानून को अपने हाथ में लिया। ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली जो है वो सवालों के घेरे में है। फिलहाल इस पूरे घटना पर, इस पूरे प्रकरण को हमने शिवानी कुलश्रेष्ठ जी से जानने की कोशिश की, उनका क्या कुछ मत है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं करो। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे इंटरव्यू पे? हमें कमेंट में जरूर अपनी राय रखें। कैमरा पर्सन राजा के साथ मैं रीना खान।